हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर आज हम पढ़ेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंट्रोपी को ही। और आज हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। जो हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था उसको हम एंट्रोपी की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें क्या कहता है, इम्प्लाइज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट। जो हमने इसकी दो स्टेटमेंट दी थी, फर्स्ट क्या थी क्लॉसियस एंड सेकंड क्या थी केल्विन एंड प्लैंक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस दैट द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। The second law was summed up by saying that the entropy of the universe tends to be a maximum, law of increase of the entropy। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंट्रोपी की टर्म्स में देखें तो क्या हो जाएगा कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, हमने पढ़ा था कि जो एंट्रोपी होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो क्या होती है, हमेशा इंक्रीज़ करती रहे, वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो वही, और एंट्रोपी जो यूनिवर्स में हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो क्लॉसियस ने सेकेंड लॉ को कैसे समड अप किया कि जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है वो क्या करिए, टेंड्स टू अ मैक्सिमम, कि किसकी तरफ जा रही है वो एंट्रोपी और यूनिवर्स की क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और किसकी तरफ टेंड्स करिए, टेंड्स टू द मैक्सिमम वैल्यू। और हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ द एंट्रोपी। तो जनरल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी हम कैसे लिख सकते हैं कि एवरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इन नेचर टेक्स प्लेस इन सच अ वे सो एज टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। कि कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस जो भी हमारे पास होगा वो उस वे में होगा कि इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हमारे पास जो भी प्रोसेसेस होते हैं यूनिवर्स में वो क्या होंगे, सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगी। तो एवरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इन नेचर टेक्स प्लेस इन सच अ वे सो एज टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। हम इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट एस ए और एस बी क्या है हमारे पास, एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मेजर्ड हमने किया फ्रॉम सम आर्बिट्रेरी जीरो। तो एंट्रोपी चेंज इज देन गिवन बाय क्या होगा, एस पी माइनस ए डी क्यू बाय टी। इफ एनी हाउ टू स्टेट्स जो हमारे पास है, इफ एनी हाउ टू स्टेट्स ए एंड बी, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटेसिमली क्लोज, अगर एक दूसरे के क्या है वो बहुत पास है। तो इक्वेशन में को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। तो ये क्या हमारे पास रिक्वायर्ड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर एंट्रोपी, वो क्या है, टीएस डायग्राम। जैसे हमने पीवी डायग्राम पढ़ा था वैसे ही हम लोग थर्मोडायनामिक, कोई किसी भी स्टेट है, किसी भी सब्सटेंस की थर्मोडायनामिक स्टेट है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय प्लॉटिंग द टेम्परेचर एज ऑर्डिनेट एंड एंट्रोपी एज एब्सिसा। टेम्परेचर होगी वाई एक्सिस के अलोंग एंड एंट्रोपी होगी अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, टी एस। सेम एज जैसे पीवी डायग्राम होता है हमारे पास, सेम हम लोग टी एस डायग्राम के भी थ्रू किसी भी सिस्टम की थर्मोडायनामिक स्टेट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास रिजल्टिंग ग्राफ आएगा इज नोन एज द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम एंड इज यूज्ड इन चेकिंग ऑफ एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एक्चुअल इंजन्स। हम लोग जो हमारे पास एक्चुअल इंजन्स होते हैं वो कितनी एफिशिएंट हैं उसको पता कराने के लिए हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, फ्रॉम द टी एस डायग्राम। तो ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया अलोंग वाई एक्सिस, एंट्रोपी हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर हम कोई भी कार्नोट साइकिल की रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं तो जो कार्नोट साइकिल होता है उसमें कितने प्रोसेसेस होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल्स एंड 2 अडियाबैटिक। ये हमने पढ़ा था। उन आइसोथर्मल्स को हमने टी एस डायग्राम में कहाँ से रिप्रेजेंट किया है, आर रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि आइसोथर्मल में हमारे पास क्या होता है, टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय ए बी एंड सी डी। सिमिलरली
जो हमारे पास जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें क्या रहता है, एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट, देयर इज़ नो चेंज इन एंट्रोपी। और हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, बाय द BC एंड AD पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस ऑन अ TS डायग्राम। तो AB जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट टेम्परेचर T1। CD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन एट टेम्परेचर T2। सिमिलरली वर्टिकल लाइन BC किसको रिप्रेजेंट कर रही है, adiabatic expansion during which there is no change in entropy but fall of temperature from T1 to T2, सॉरी adiabatic expansion। और जो DA है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, adiabatic compression को involving a rise of temperature from T2 to T1। तो सेम वे हम लोग कैसे लिखेंगे, आइसोथर्मल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू एंट्रोपी एक्सिस एंड एडियाबैटिक्स आर बाय वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस ऑन अ TS डायग्राम। AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। BC इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन during which there is no change in entropy but fall of temperature from T1 to T2। CD is the second isothermal representing compression at constant temperature T2 and DA is the final adiabatic compression involving a rise of temperature from T2 to T1, entropy remaining the same। तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन AB, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड हुई है इज गिवन बाय वो एरिया अंडर AB1। तो जो TS डायग्राम है उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है उसमें क्या होता है, जो सोर्स से हमारा जो सिस्टम है वर्किंग सब्सटेंस है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसने अब्जॉर्ब की है इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व अंडर AB। तो वो कितना होगा, ABEF। तो ABEF जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, टोटल हीट अब्जॉर्ब्ड। तो टोटल हीट अब्जॉर्ब कितनी होगी हमारे पास, एरिया ABF। तो एरिया EBF किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, T1 माइनस 0 क्या हो गया इसका, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक्सिस को तो फर्स्ट लेंथ कितनी है इसकी T1 इंटू BC है, इस पे एंट्रोपी कितनी है S2 और AD पे इस पे F पॉइंट पे एंट्रोपी कितनी है S1। तो टोटल EF की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, S2 माइनस S1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल हीट अब्जॉर्ब्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास एफिशिएंसी क्या होती है, हमारे पास हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क डिवाइडेड बाय टोटल हीट अब्जॉर्ब्ड। तो हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क क्या होगा हमारे पास, हीट अब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट अब्जॉर्ब किसके इक्वल था, ABEF के इक्वल, और हीट रिजेक्टेड किसके इक्वल होगा, जो C2 आइसोथर्मल कंप्रेशन था उसमें जो सोर्स था उसने सिंक को Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। तो एरिया अंडर द कर्व CD किसके इक्वल होगा, हीट रिजेक्टेड अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, जिसको हमने शो किया फ्रॉम द ब्लू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि हमें क्या करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ABEF माइनस एरिया CDEF, और वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ABCD। तो जो एरिया ABCD होगा वो हमें क्या देगा, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल हीट अब्जॉर्ब्ड कितना होगा, एरिया ABEF वो किसके इक्वल आएगा, T1 इंटू S2 माइनस S1। हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क क्या होगा, हीट अब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिजेक्टेड एंड इज इक्वल टू शेडेड एरिया ABCD, जिसको हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया था। तो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AD इंटू DC। AD हमारे पास क्या हो जाएगा, AD कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2, और CD कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितनी आ जाएगी, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क डिवाइड बाय टोटल हीट अब्सॉर्ब। तो T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T1 S2 माइनस S1। तो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन कितनी आ गई हमारे पास 1 माइनस T2 बाय T1, जो कि क्या सेम है जब हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी ऑफ द कार्नोट साइकिल बेस्ड ऑन द पीवी डायग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेशंस ऑफ एंट्रोपी। फर्स्ट हम निकालेंगे फॉर एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम V एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T एंड अ क्वांटिटी ऑफ हीट जो है गिवन टू द गैस इज dQ। देन बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। नाउ इफ CV जो क्या हमारे पास CV इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और dt क्या है, राइज इन टेम्परेचर एंड dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो du क्या होता है हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो du किसके इक्वल होता है, CV इंटू dt और dW किसके इक्वल होगा, PdV। तो dQ किसके इक्वल आ जाएगा, CV dt प्लस PdV। इफ S इज द एंट्रोपी पर यूनिट मास ऑफ द गैस, तो हम क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dQ बाई T। इंटीग्रल ऑफ dQ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंट्रोपी चेंज। अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हमें एंट्रोपी लिखनी है किसकी टर्म्स में, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हम क्या लेंगे, हमने लिया लेट 1 मोल ऑफ अ गैस, एक हमने 1 मोल ऑफ अ गैस ली है, वो चेंज इट्स वैल्यूज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 एंड T2। तो चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम रिलेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, फ्रॉम द अबव रिलेशन S2 माइनस S1 क्या आ गया, चेंज इन एंट्रोपी। तो T1 से T2 हो रहा है टेम्परेचर चेंज और वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2। अब हमें पता है कि फ्रॉम P है यहाँ पे, अब हमें पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT। तो P को हम क्या लिख सकते हैं, RT बाय V। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने P को किससे रिप्लेस कर दिया, RT बाय V। T से T क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, CV dt बाई T प्लस R dV बाय V। तो हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई T इंटू dt। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगा, log E T। तो लिमिट्स पुट करेंगे T1 से T2 की तरफ, तो हमारे पास क्या आएगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV log E T T2 बाई T1 प्लस R log E V2 बाई V1। R की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, CP माइनस CV। CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी है उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इफ m इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस है, देन जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो किसके इक्वल होगा, मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंट्रोपी चेंज पर ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ द गैस। नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो फ्रॉम गैस इक्वेशन हमारे पास क्या आ रहा है, PV इज इक्वल टू RT। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PV को PdV प्लस VdP इज इक्वल टू RdT। तो PdV हमारे पास क्या आ जाएगा, RdT माइनस VdP। बट जो V होता है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, RdT। तो V किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, RT बाय P। हमें क्या निकालना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम हमें नहीं चाहिए, तो वॉल्यूम को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, प्रेशर से। तो इसलिए यहाँ पे जब वॉल्यूम आ रहा था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया प्रेशर। तो RdT माइनस RT बाई P dP। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या टर्म्स आ गई, PdV टेम्परेचर है और प्रेशर है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था,
CV टेम्परेचर था, यहाँ पे PdV था, वॉल्यूम हमें नहीं चाहिए, तो हमने PdV को हम किससे रिप्लेस कर देंगे इस रिलेशन में? PdV को हम रिप्लेस कर देंगे RdT माइनस RT पाई P इंटू DP। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? S2 माइनस S1, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है हमारा T1 से T2, प्लस CV dt बाई T प्लस R dt बाई T, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है हमारा T1 से T2, माइनस प्रेशर कितना चेंज हो रहा है P1 से P2, R dP बाई P। तो R को हम क्या लिख सकते हैं? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो R को हमने CP माइनस CV लिख दिया, फिर हमारे पास जो ये CV था और ये CV आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ CP dt बाई T, CV तो CV कैंसिल हो गए, और यहाँ पे भी R को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? CP माइनस CV। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P1 बाई P2 DP बाई P। तो हमारे पास नेक्स्ट dt बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं? log ET। तो क्या आ गया हमारे पास? CP log ET, लिमिट्स कहाँ तक है? T1 से T2 माइनस CP माइनस CV, प्रेशर क्या हो जाएगा? log EP, लिमिट्स क्या है? P1 से P2। तो CP log E T2 बाई T1 माइनस CP माइनस CV log E P2 बाई P1। तो फॉर 1 ग्राम ऑफ अ गैस हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी कितनी आ जाएगी? 1 बाय m CP log, जो हमारे पास इक्वेशन आई उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? मास से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी फॉर 1 ग्राम ऑफ अ गैस। अब हमें क्या लिखनी है? हमने एंट्रोपी लिख ली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम में लिखने के लिए हमारे पास क्या आएगा? PdV प्लस VdP इज इक्वल टू RdT। तो जो हमारे पास CV dt है वहाँ पे हम लोग dt की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? प्रेशर और वॉल्यूम से। तो यहाँ से हमारे पास जो RdT है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? dt की PdV प्लस VdP डिवाइडेड बाय R। और हमारे पास क्या होता है? DDS इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? CV dt प्लस PdV। और DQ हमारे पास क्या होता है? TDS। तो यहाँ से DS क्या आ जाएगा हमारे पास? CV dt बाई T प्लस PdV बाई T। अब हमारे पास जो dt है वो क्या होता है? PdV प्लस VdP बाई T। अब ये टेम्परेचर भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? PV इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? RT। तो T किसके इक्वल हो जाएगा? PV बाय R। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? PV बाय R। सिमिलरली PdV PV बाय R। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये? तो DS इज इक्वल टू CV PdV प्लस VdP डिवाइड बाई PV प्लस RdV बाई V। R को हम क्या लिख सकते हो? CP माइनस CV। तो PV को दोनों को डायग्राम करेंगे तो फर्स्ट में प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा और सेकंड में वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? CV इंटू DV बाई V प्लस DP बाई P प्लस R के जगह हमने क्या पुट कर दिया? CP माइनस CV इंटू DV बाई V। तो ये CV से हमारे पास क्या हो जाएगा? ये माइनस CV DV बाई V से हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? DS चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू CV DP बाई P प्लस CP DV बाई V। तो चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? प्रेशर इज चेंजिंग फ्रॉम P1 टू P2 एंड वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2। तो चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 वो किसके इक्वल आ गया? CV log E P2 बाई P1 प्लस CP log E V2 बाई V1। तो फॉर 1 ग्राम ऑफ अ गैस चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 बाई m CV log E P2 बाई P1 प्लस CP log E V2 बाई V1। नेक्स्ट हम देखते हैं एंट्रोपी ऑफ द स्टीम। तो इसमें हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ आइस है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1। तो हम क्या एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि टोटल गेन इन एंट्रोपी जब ये जो आइस है हमारे पास ये फिर चेंज हो जाएगी किसमें? स्टीम पे एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2। कितना चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है जब हमारे पास आइस किस में चेंज हो रही है? स्टीम में।
तो कि कौन कौन से स्टेप होंगे? फर्स्ट जो आइस है वो अपनी क्या होगी, स्टेट चेंज करेगी किसमें, वाटर में। फिर अपना वो टेम्परेचर राइज करेगी T1 से T2, फिर उसके बाद फिर जो अपनी वो स्टेट चेंज करेगी वाटर से स्टीम में जाने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट T1, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनटू वाटर में हम लोग चेंज करेंगे एट सेम टेम्परेचर, दैट इज एन, तो हमें क्या देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ हीट Li। तो Li क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ आइस। जब भी हमें स्टेट चेंज करनी होती है तो हम कौन सी हीट देते हैं सिस्टम को, लेटेंट हीट। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है आइस को वाटर में एट द सेम टेम्परेचर T1। तो अमाउंट ऑफ हीट जो हम ऐड करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, वेयर Li इज द लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो हैंस चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा, Li डिवाइडेड बाय T, क्योंकि जो चेंज इन हीट है वो क्या होगा, लेटेंट हीट के इक्वल हो गया। और जो मास है हमारे पास वो कितना है, 1 ग्राम। तो dq किसके इक्वल होता है, ml। तो dq मास कितना है, 1, लेटेंट हीट कितनी है, Li। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, Li डिवाइडेड बाय T। अब हमें क्या करना है, स्टीम किस में चेंज होगी, जब जो वाटर है वो किस पे आ जाएगा, स्टीम पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मतलब हमें वाटर का टेम्परेचर राइज करना है फ्रॉम T1 से T2 पे। तो वाटर को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना आएगा, वाटर को हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं T1 से T2 dq बाय T। तो इस टाइम dq कितना होगा, mc dt। c क्या है, स्पेसिफिक हीट, मास क्या है, 1 ग्राम। तो c इंटू dt बाई टी, तो c log e T2 बाई T1, वेयर c इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 ग्राम ऑफ वाटर को एट T2 पे क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू स्टीम। तो वाटर से हम लिक्विड स्टेट से हम किस में जा रहे हैं, स्टीम में, स्टेट चेंज हो रही है, तो हम क्या देंगे, लेटेंट हीट एट द सेम टेम्परेचर। तो सिस्टम क्या करेगा, अब्जॉर्ब्स Ls कैलोरीज ऑफ हीट, जो Ls है वो क्या, लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी इन दिस प्रोसेस क्या आएगा, Ls डिवाइडेड बाय T2। तो टोटल गेन इन एंट्रोपी कितना आएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू Li बाई T1 प्लस C log E T2 बाई T1 plus Ls by T2. This is the total entropy of 1 gram of a steam at temperature T2 Kelvin. तो ये हमने क्या पढ़ा, पहले हमने एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस स्टडी किया। हमने एंट्रोपी को लिखा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। उसके बाद हमने पढ़ा एंट्रोपी ऑफ द स्टीम कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी जब हम आइस को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नर्नेस्ट हीट लॉ, और या फिर हम इसको कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमें पहले ही पता है, हमने जब लास्ट लेक्चर में देखा था कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो देयर इज़ नो थर्मल मोशन। एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें थर्मल मोशन नहीं होती, और मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, आर सेट टू बी इन अ परफेक्ट ऑर्डर। मतलब एट एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो एंट्रोपी है वो किसको टेंड्स करती है, एट टू ज़ीरो, एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम आर इन परफेक्ट ऑर्डर। तो इसको सबसे पहले अज्यूम किया था नर्नेस्ट ने, इसको हम इसलिए कहते हैं नर्नेस्ट हीट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट एंट्रोपी चेंज associated with any isothermal reversible process of a condensed system approaches ज़ीरो एज द टेम्परेचर इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो। अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो है, ज़ीरो नॉर्मल नहीं, एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब ज़ीरो केल्विन, अगर हम किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो पर ले आए तो उस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो किसको टेंड्स करेंगे, ज़ीरो पे। जो सिस्टम होगा वो किस में होगा, परफेक्टली ऑर्डर्ड स्टेट में। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। So one of the consequences of this law is that the absolute zero is the temperature which can be approached asymptotically and cannot be, इसको हम asymptotically तो अप्रोच कर सकते हैं, पर हम इसको एक्चुअल प्रोसेस में हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को अटेंड नहीं कर सकते। हाय कितनी भी हम आइडियलाइज कंडीशन हम लोग ले लें, पर हम लोग इन एक्चुअल प्रोसेस एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को अटेंड करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। The third law of thermodynamics can also be stated as it is impossible by any means to reduce any system
to the absolute zero temperature in a finite number of operations. हम किसी भी सिस्टम है उसकी टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे नहीं ला सकते. This statement is same as the principle of unattainability of absolute zero temperature. मतलब हम किसी भी सिस्टम को सिस्टम की जो है उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो पे नहीं ला सकते. तो दिस स्टेटमेंट इज सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर. तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.